हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडीज। आज हम करने वाले हैं पार्ट 6 कक्षा 10 का लोकतांत्रिक राजनीति का, जिसका नाम है राजनीतिक दल। और यह है पार्ट 3। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। इस चैप्टर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वो आपने नहीं देखा तो पहले वो जाकर देखना, और अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है, मतलब बहुत पहले देखा था, तो अभी जाकर देख कर आ जाओ, चीज़ें अच्छे से रिकैप हो जाएगी। इसके बाद हमारा CBSE के सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ एक चैप्टर रहेगा, और अगर वो मैंने अपलोड कर दिया होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा होगा, लोकतांत्रिक राजनीति का, इतिहास का, सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, और साथ में भूगोल का, अर्थशास्त्र का, उन सब का आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे के सारे चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे हिंदी के नोट्स के साथ, ओके। और अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तब भी आपको इंग्लिश मीडियम के नोट्स के साथ, इंग्लिश के नोट्स के साथ नीचे वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, ओके। सो लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था राष्ट्रीय दलों के बारे में, कि भारत के अंदर 7 राष्ट्रीय दल है। आई होप उनके नाम आपको पता हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि 2014, 16 और 12 में, ठीक है, क्वेश्चन आ रखा है BSP, BJP और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं आते, बट आ रखे हैं क्वेश्चन, ठीक है। मैं इंग्लिश मीडियम की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी वीडियो बना चुका हूँ, हिंदी में भी बना दूंगा, और ऑब्वियस सी बात है अगर इंग्लिश मीडियम में आया तो हिंदी मीडियम में भी सेम क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो वो जो क्वेश्चन है आपको ज़रूर करना है, आपको राष्ट्रीय दलों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो भारत में जितने भी 7 राष्ट्रीय दल हैं, उनके अलावा जितने भी प्रमुख पार्टियां हैं ना, तो निर्वाचन आयोग उन पार्टियों को राज्य दल की मान्यता देता है, और इनको क्षेत्रीय दल भी कहा जाता है। पिछले 30 सालों में ना इन क्षेत्रीय दल, या जिनको हम राज्य दल बोल सकते हैं, इनकी संख्या भी बढ़ी और इनकी ताकत में भी वृद्धि हुई है। और इसी के साथ जो हमारा संसद है वो विविधताओं से और भी ज़्यादा संपन्न हुआ है। विविधताओं का मतलब क्या होता है? देखो, एक टाइम ऐसा था जब कांग्रेस का डोमिनेंस होता था, ज़्यादातर जो लोकसभा में मेंबर थे वो कांग्रेस पार्टी के ही थे। बट धीरे 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 क्या हुआ है कि क्षेत्रीय दल में जो संख्या है, उनकी क्षेत्रीय दल की संख्या भी इंक्रीज़ हुई है, उनको भी जीत मिली है, और वो जाकर संसद में बैठे हैं। तो अब हमें अलग अलग पार्टी, अलग अलग तरह के लोग और अलग अलग राज्य से आए हुए लोग हमें लोकसभा में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है जी, जो कि अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं। और इससे क्या हुआ है कि हमारा संघवाद और लोकतंत्र दोनों मजबूत हुए हैं, ठीक है। चलो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये क्या कहना चाहता है, लोकतंत्र और संघवाद कैसे मजबूत हुआ है। एक टाइम था जब हमेशा कांग्रेस की सरकार बनती थी। हम फर्स्ट इलेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इलेक्शन में उस टाइम में ना 489 सीटें होती थी, ठीक है। आपको पता है ना ये बात, 489 सीटें हुआ करती थी। आज तो 543 है, +2 एंग्लो इंडियंस, बट उस टाइम क्या था कि सिर्फ और सिर्फ 489 सीटें हुआ करती थी। तो फर्स्ट इलेक्शन में सबसे ज़्यादा सीटें पता है किसको मिली थी? कांग्रेस को। कितनी? 364। इसका मतलब समझते हो? 75% से भी ज़्यादा, ठीक है। तो इस और सेकंड नंबर पे जो आई थी उसको सिर्फ 16 सीटें मिली थी। तो आप देख सकते हो कांग्रेस का डोमिनेंस कितना ज़्यादा था। हर राज्य में भी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रहती थी, ठीक है। तो कांग्रेस सरकार अपनी मनमानी चलाती थी, जो भी उसे करना होता था वो करती थी। उसी के जो अगले इलेक्शन, यानी जब दोबारा इलेक्शन हुआ था ना, सेकंड टाइम इलेक्शन हुआ था भारत के अंदर, तो हर राज्य में सिवाय केरल को छोड़कर कांग्रेस की सरकार केरल के अंदर नहीं थी, बाकी हर राज्य के अंदर और केंद्र के अंदर थी। तो कांग्रेस सरकार ने पता है क्या किया? जो केरल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI की सरकार थी, उसको हटा दिया और दोबारा इलेक्शन करवाए, ठीक है। वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाकर दोबारा इलेक्शन करवाए। तो आप देख सकते हो कि जब एक पार्टी का डोमिनेंस रहता है, ठीक है, एक पार्टी का वर्चस्व रहता है, तो क्या होता है कि हमारी लोकतंत्र को भी क्षति होती है और संघवाद भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता है, ठीक है। बट जैसे जैसे क्षेत्रीय दल की संख्या बढ़ती गई ना, वैसे वैसे लोकतंत्र भी मजबूत हो गया। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, किसी भी पार्टी को अगर आज इलेक्शन जीतना है ना, अपनी सरकार बनानी है केंद्र में, तो उसको 273 से ज़्यादा सीटें चाहिए, मिनिमम 273 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब मान लो कि एग्जाम्पल लेते हैं बीजेपी को 250 सीटें मिली है, ठीक है। तो उसको अपनी सरकार बनाने के लिए 23 सीटें और चाहिए ना अभी। तो मान लो उसको सपोर्ट किया है आप पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया है, ठीक है, हम आपका सपोर्ट करते हैं, आप सरकार बनाओ केंद्र में। उसने सपोर्ट लेकर किसका? हमारी आप पार्टी का सपोर्ट लेकर सरकार बना ली बीजेपी ने। और दिल्ली के अंदर किसकी सरकार है? आप पार्टी की सरकार है। तो क्या कभी भी बीजेपी सरकार जो कि केंद्र में है, क्या कभी भी आप पार्टी की सरकार को छेड़ेगी? बिल्कुल नहीं छेड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने छेड़ा, राज्य में छेड़ने की कोशिश करी, तो जो हमारी आप पार्टी है वो अपना सपोर्ट वापस ले लेगी और दोबारा से इलेक्शन हो जाएंगे फिर लोकसभा के। तो इसीलिए ही इससे हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र मजबूत बना है, और अब केंद्र सरकार किसी भी राज्य सरकार पर अड़ंगी नहीं लगा सकती, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, 2014 से पहले की बात बताऊं तो क्या था, किसी भी पार्टी को
पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाती थी, किसी भी पार्टी को 273 सीटें नहीं मिल पाती थी, कोई 150 पे सिमट जाता था, कोई 200 पे सिमट जाता था। ठीक है, तो उसी टाइम से क्या हुआ, गठबंधन की सरकार बनी। आपको मैं बता दूं 2004 मतलब 1990s के टाइम से है ना गठबंधन सरकार बनना स्टार्ट हुई थी। अब तो पूर्ण बहुमत है बीजेपी को, बट उससे पहले क्या था कि जो भी दल होते थे वो गठबंधन सरकार बनाते थे, मतलब किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाती थी। तो आप मान लो कांग्रेस के पास 150 थी, तो 50 इस पार्टी से मिला लिया, 50 इस पार्टी को, 50 इस पार्टी को, फिर मिला के अपनी सरकार बनाते थे। ठीक है, ओके जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। और क्षेत्रीय दल के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे बीजू जनता पार्टी, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट और डीएमके आदि। ओके, तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में 101% अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा तो यही बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि राजनीतिक दल के लिए चुनौतियां, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको राजनीतिक दल फेस कर रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट है कि पार्टियों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, सारी की सारी जो ताकत होती है ना वो कुछ एक नेता के हाथ में ही सिमट जाती है। ठीक है, पार्टी के जो सदस्य होते हैं उनकी सूची भी नहीं होती, जैसे रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है तो रजिस्टर भी मेंटेन नहीं होता। जो एक बड़ा लीडर कहता है जी ये आज से हमारी पार्टी का मेंबर वो बन जाता है, जो बोल देता है ये हमारी पार्टी का मेंबर नहीं है तो हट जाता है। तो मतलब कुछ ही पार्टी के बड़े लीडर का ही नाम चलता है। ठीक है, और साथ ही में आंतरिक चुनाव भी नहीं होते। ठीक है, और जो कार्यकर्ता होते हैं ना छोटे, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, उनको जो सूचनाएं होती है वो भी नहीं मिलती, वो बिल्कुल अनजान होते हैं कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। जितने भी बड़े बड़े फैसले होते हैं वो उनको प्रभावित नहीं कर पाते और ना ही कोई माध्यम होता है जिनसे वो इसको प्रभावित कर सके। ठीक है, इसका मतलब है जो छोटे कार्यकर्ता है ना उनको हमेशा प्रॉब्लम आती है, छोटे कार्यकर्ता कभी भी बड़े लेवल पे जा ही नहीं पाता। ओके, क्योंकि डोमिनेंस होता है। अब क्या होते हैं, पार्टी के अंदर जो लोग होते हैं ना वो पार्टी के सिद्धांत, मतलब जो कार्यकर्ता होते हैं वो पार्टी के सिद्धांत और नीतियों से निष्ठा की जगह वो क्या करते हैं, नेता की निष्ठा करते हैं, मतलब नेता की चापलूसी करते हैं। एक बंदा होता है ना जो पार्टी की सोच पे चलता है, तो जो कार्यकर्ता होते हैं वो सोचते हैं कि यार पार्टी की सोच से चलने से क्या होगा, हमें आगे बढ़ना है तो बड़े नेताओं की चापलूसी करो। तो अब क्या होता है कि इससे क्या होता है, बड़े नेताओं की चापलूसी ज़्यादा बढ़ गई है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब आप बोलोगे सर ये पार्टी के लिए प्रॉब्लम कैसे है, देखो अगर बड़े बड़े नेता ही सारे फैसले लेंगे तो जो छोटे नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो कभी आगे नहीं आ पाएंगे, जो सही में कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। तो लॉन्ग टर्म में तो ये बहुत बड़ा नुकसान है ना पार्टी के लिए। ओके, मैं अब एक बार रीड कर देता हूँ। सारी ताकत एक या कुछ एक नेता के हाथ में सिमट जाती है। पार्टियों के पास ना सदस्यों की खुली सूची होती है, ना नियमित रूप से सांगठनिक बैठकें होती है। इससे आंतरिक चुनाव भी नहीं होते, मतलब इसके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते। कार्यकर्ता से वह सूचनाएं को साझा भी नहीं करते, छोटे कार्यकर्ता होते हैं उनसे जो सूचनाएं वो साझा नहीं की जाती, उनको नहीं बताया जाता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। उसके पास ना तो नेताओं से जुड़कर फैसले को प्रभावित करने की ताकत होती है, ना ही कोई और माध्यम। ठीक है, और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गई है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शॉर्ट टर्म में तो ये सही है, बड़े बड़े जो लीडर होते हैं मज़े लेते हैं, बट लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा नुकसान है पार्टी का, क्योंकि इमेज गिरती है पार्टी की। नेक्स्ट पॉइंट है वंशवाद की चुनौती। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, जो राजनीतिक दल होते हैं, वो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि वंशवाद होता है। वंशवाद का मतलब होता है कि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते, इसलिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश काफ़ी कम होती है। ठीक है, जो लोग नेता होते हैं वह अपने पद का फ़ायदा उठाते हैं और अपने नज़दीकी लोगों व परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं या उनको टिकट वगैरह देते हैं। ठीक है, अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। अब देखो आपको पता ही है, वंशवाद की चुनौती नाम से आपको पता चल रहा है कि जो भी दल होते हैं ना उनकी जो भी मुख्य पोस्ट होती है, मेन पोस्ट होती है, उस पर एक ही परिवार के लोग बैठे हुए होते हैं। अब आपको इसका एग्जाम्पल पता होगा, आई होप, इंडिया में तो बहुत मशहूर है वो पार्टी। ठीक है, जिसमें एक ही परिवार के लोग रहते हैं मेन पोस्ट पे। ठीक है, देखो अगर वो, जैसे कि मान लो मैं एक बड़ा लीडर हूँ, मैंने अपने बच्चे को भी पॉलिटिकल पार्टी में दिया और उसको बड़ी पोस्ट पे कर दिया कि हाँ ये आज से एक बड़ा कार्य करता है, बड़ा लीडर है। ठीक है, अगर वो अनुभव हुआ उसके पास, अगर वो सच में अच्छा काम करने वाला हुआ तब तो ठीक है, अगर वो डिजर्विंग हुआ तब तो ठीक है, बट मान लो अगर वो डिजर्विंग नहीं हुआ तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना पार्टी को। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वंशवाद की चुनौती। हर बड़ा लीडर अपने ही खानदान के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाता है, जिससे क्या होता है जो छोटे कार्यकर्ता होते हैं वो कभी भी आगे नहीं आ पाते। इससे अनअनुभवी और बिना
जनाधार वाले लोग ताकत वाले पद पर पहुंच जाते हैं। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, शॉर्ट टर्म में तो जो नेता हैं वो फ़ायदा उठाते हैं इसका, बट लॉन्ग टर्म में पार्टी की इमेज को बहुत ज़्यादा गिराता है। तो ये सेकंड प्रॉब्लम है जो पॉलिटिकल पार्टी फेस कर रही है। तीसरी है कि पैसे और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि धीरे 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 जो पार्टी है वो जीतने के लिए कुछ भी करती है, जायज़ तरीका भी अपनाती है और नाजायज़ तरीका भी अपनाती है। ठीक है, तो वो क्या करती है कि जीतने के लिए कभी कभार ऐसे लोगों को टिकट दे देती है जिनके पास काफ़ी पैसा है। ठीक है, वो लोगों को पैसे देकर वोट खरीद लेते हैं और वो जीतने के बाद फिर ऐसी ऐसी नीतियाँ बनाते हैं जो सिर्फ उन्हीं के फ़ायदे के लिए हो, जो अमीर लोगों के फ़ायदे के लिए हो। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। साथ ही में कई बार तो पार्टियां जीतने के लिए अपराधियों का समर्थन भी करती है और उनकी मदद भी करती है। अब आप बोलोगे सर जीत तो रही है ना, मतलब जीत तो रही है, चाहे अपराधी तत्वों से फ़ायदा लेकर जीत रही है या पैसे वाले लोगों से फ़ायदा लेकर जीत रही है, तो जीत ही तो रही है। ये चुनौती कैसे हो गई? देखो, शॉर्ट टर्म के लिए तो सही है, शॉर्ट टर्म के लिए तो आपने क्या सोचा कि हाँ यार ये पार्टी मेरे को पैसे दे रही है या कोई धमका रहा है आपको, आपने वोट दे दिया उसको। बट अगले 5 साल बाद आप उस पार्टी को कभी वोट नहीं दोगे, क्योंकि उसने आपके लिए कुछ काम ही नहीं करा होगा। जो पार्टी आपको पैसे देकर वोट खरीद कर रही है वो तो कुछ काम करने वाली है ही नहीं, वो तो पैसे ही खाएगी। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए सही है, एक बार आप इलेक्शन जीत सकते हो, बट आप ऐसा नहीं है कि इसी से ही पूरा का पूरा अपनी जर्नी निकाल सकते हो, ऐसा कभी नहीं कर सकते। पैसे देकर आप एक बार वोट खरीद सकते हो, हर बार नहीं खरीद सकते। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए ये पार्टी की इमेज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब क्या है, अगर आप किसी ऐसी पार्टी को देखते हो जहाँ पर सारे की सारे क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले हैं, सारे के सारे अमीर हैं। ठीक है, एक बंदा था जो इलेक्शन लड़ने से पहले रोड पर आया हुआ था और अब वो करोड़पति है इलेक्शन लड़ने के बाद। तो इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में होती है कि यार ये तो बड़ी करप्ट पार्टी है, हम इसको वोट नहीं देंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ जो है वो बड़ी नुकसानदायक होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ठीक है, और जो नेक्स्ट पॉइंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति। ठीक है, अब देखो, हाल ही के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है और यह प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखाई दे रही है। इसका मतलब है जितनी भी पार्टी है ना, अब वो सेम ही सोच रही है, सेम ही काम कर रही है। आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो दिल्ली के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, बीजेपी भी बोल रही है मैं बिजली पानी फ्री दूंगा, और आप पार्टी भी बोल रही है मैं बिजली पानी फ्री। आप पार्टी का मतलब आम आदमी पार्टी, अब समझ जाना, बार बार आप पार्टी बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ तो मेरे को पार्टी के बारे में पता है। तो शायद आपको ना पता हो अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो। तो आम आदमी पार्टी भी कहती है कि मैं बिजली पानी फ्री दूंगी, और साथ में कांग्रेस पार्टी भी बोलते हैं मैं बिजली पानी फ्री दूंगी। तो तीनों की जो वैचारिक अंतर है ना वो बहुत ही कम हो गए हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक दूसरी कंट्री से भी दे रखा है बुक के अंदर। ठीक है, जैसे ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी है, अब उनमें ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है। उनके जो बुनियादी मसले हैं ना वो दोनों उस पर सहमत है। बस अंतर किस चीज़ का है? ब्यौरे का अंतर है। मतलब वो जो नीतियाँ हैं जो वो बनाएंगे वो कैसे बनाई जाएगी और कैसे लागू की जाएगी, बस इस चीज़ का अंतर है। अब इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है? इससे प्रॉब्लम ये आ रही है जो लोग इससे अलग नीतियाँ चाहते हैं ना उनके लिए कोई विकल्प ही उपलब्ध नहीं है। मतलब जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, दिल्ली में इलेक्शन हो रहे हैं, ये भी फ्री दे रहे हैं, ये भी फ्री दे रहे हैं, ये भी, तीनों ही बिजली पानी फ्री दे रहे हैं। अब जो बंदा थोड़ा इंटेलिजेंट होगा, थोड़ा देश के विकास के लिए सोचेगा, वो तो बोलेगा यार ये तो गलत है, क्योंकि आप फ्री में दोगे तो लोग आलसी बन जाएंगे, लोग कुछ करेंगे ही नहीं, तो ये तो हमारे देश के लिए ख़राब है। अब वो बंदा किसको वोट दे? फिर वो तो फंस गया ना, तो उसके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत नुकसानदायक है हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो ये 4 प्रॉब्लम है जो पॉलिटिकल पार्टी फेस कर रही है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो, डिट्टो क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आने वाला है। कभी कभार तो डायरेक्ट आ जाता है कि पार्टी के भीतर जो आंतरिक लोकतंत्र के ना होने से क्या परेशानी उत्पन्न होती है, या वंशवाद की चुनौती पॉलिटिकल पार्टी कैसे फेस कर रही है। अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, और एक भी आ सकता है कि ये बताओ कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो कौन कौन सी चुनौतियों का सामना कर रही हैं। ओके, अब क्या इनमें कुछ सुधार किया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। इसमें 2 चीज़ें हैं। देखो, एक चीज़ें तो ये हैं जो कर चुकी है, यानी हमारी जो भारत की जो जुडिशरी है, जुडिशरी का मतलब जो हमारी न्यायपालिका है, वो कुछ कानून बना चुकी है। जो हमारी इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग, कुछ कानून बना चुकी है। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रयास किए गए हैं लोकतांत्रिक मतलब पार्टियों में या दलों में, जो भी हमारे राजनीतिक दल हैं उनमें सुधार करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सुधार किए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब चलो ध्यान से समझना, मेरी बात दोबारा से बोलता हूँ कि पहले तो हम उस बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रयास किए जा चुके हैं।
ठीक है, वो कोई ऐसे कानून के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कानून बनाए गए हैं ताकि दलों में क्या है कि सुधार लाया जा सके। ठीक है, और उसके बाद हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो अभी तक आए नहीं है बट वो सुझाव हैं कि अगर वो आए तो पार्टी का डेवलपमेंट हो, देश का डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल पार्टी जो राजनीतिक दल है वो अच्छा करे। ठीक है, तो पहले तो हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रयास किए गए हैं। ठीक है, अपने देश में राजनीतिक दलों और इसके नेताओं को सुधारने के लिए हाल ही में कुछ में जो प्रयास किए गए हैं वह नीचे निम्नलिखित है। तो कौन कौन से प्रयास किए गए हैं? पहले तो विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। अब दल बदल का मतलब क्या होता है? मतलब विधायकों और सांसदों, जो भी सांसद है और जो विधायक है ना, उनको दल बदल रोकने के लिए ना संविधान में कानून बनाया गया है, आप ये कह सकते हो। पहली बात तो यार ये दल बदल का मतलब क्या होता है? देखो नाम से पता चल रहा है, दल बदल एक पार्टी से जीतने के बाद किसी अन्य लाभ के कारण पार्टी बदल देना दल बदल कहलाता है। मान लो मैं कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस का सिंबल लेके इलेक्शन लड़ा, मैं जीत गया। अब मेरे को कोई दूसरी पार्टी कह रही है हम आपको इतने पैसे देंगे, पोस्ट तो है आपके पास, आप जीत तो गए, जो जीती हुई सीट तो आपके पास रहेगी, तो अब हमारे पास आ जाओ, हम आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देंगे। तो इसे कहते हैं दल बदल। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमारी न्यायपालिका ने कुछ कानून बनाया। वो कानून पता है क्या है? नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी। मतलब मान लो अगर कोई बंदा अपनी क्या है कि पार्टी बदलना चाहता है और वो जीत चुका है तो अपनी उसे सीट भी गंवानी पड़ेगी, वो सीट उसे छोड़नी पड़ेगी। मान लो वो विधायक बन गया, एक एमएलए बन गया, एक लीडर का पार्टी का एक एमएलए बन गया और वो दूसरी पार्टी में जाना चाहता है तो वो एमएलए की पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, और इस नए कानून से दल बदल में कमी आई है और ये एक अच्छा कानून था जो हमारी न्यायपालिका ने बनाया है। इससे क्या हुआ है, कहीं ना कहीं जो दल बदल में रोक हुई है। ठीक है, ये अच्छा है क्योंकि देखो जीतने के बाद ऐसे तो पार्टी चेंज करते रहेंगे तो फिर दिक्कत आएगी, देश के लिए भी अच्छा नहीं है क्योंकि फिर पैसे के लिए जब वो अपनी पार्टी चेंज कर सकता है तो पैसे के लिए तो वो फिर कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए दल बदल में कमी आई है इससे, जो कि कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उच्च न्यायालय ने पैसे और अपराधियों के प्रभाव को कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है और वो आदेश क्या है? इस आदेश के अनुसार चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि हमारी जो उच्च न्यायालय है, सबसे ऊपरी जो कोर्ट होती है उसको पता है ना क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। उसने बोला है कि अगर किसी भी बंदे को इलेक्शन लड़ना है, चुनाव लड़ना है ना, तो उसे पहले अपने संपत्ति का, अपने खिलाफ चल रहे जो भी आपराधिक मामले हैं उसका, अपनी पढ़ाई लिखाई का, सबका ब्यौरा देना पड़ेगा, सबका शपथ पत्र देना पड़ेगा। पहले से बताना पड़ेगा कि मेरे पे ये मामले चल रहे हैं, मैंने इतनी पढ़ाई करी और मेरे पास इतना इतना पैसा है। तो लोगों के पास एक आइडिया हो जाता है कि यार इसके पास तो इतने सारे खिलाफ चल रहे हैं, मतलब जो इसके ऊपर तो इतने सारे मामले चल रहे हैं, तो ये तो लीडर अच्छा नहीं हो सकता। तो ये लोगों को पहले ही पता चल जाता है और लोग वोट नहीं देते। ठीक है, तो ये एक अच्छा काम है जो हमारे उच्च न्यायालय ने किया है। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है हमारे राजनीतिक दल में सुधार करने के लिए। और तीसरा पॉइंट ये है कि चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए संगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना ज़रूरी कर दिया गया है। इससे पार्टी के अंदर लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इसका मतलब ये है कि पार्टी के अंदर है ना, चुनाव आयोग ने बोल दिया है कि आपको पार्टी के अंदर भी चुनाव कराने पड़ेंगे। सबसे ऊपर जिस बंदे को आपको भेजना है उसके लिए चुनाव होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि पीएम की पोस्ट के लिए आपकी पार्टी में से कौन होगा उसके लिए चुनाव होने चाहिए। और साथ ही में आयकर रिटर्न, कभी कभी कोई पार्टी के पास इतना पैसा आता है ना तो वो बोल देती है जी हमको तो चंदा मिला है। ठीक है, तो एक एक पैसा कहाँ से आया ये भी पहले बताया जाना चाहिए, ऐसा हमारा चुनाव आयोग ने बोला है और इस सब की सारी जानकारी रखी जा रही है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया गया है। इससे क्या होता है कि जो पार्टियां होती हैं वो पैसे के लिए ऐसे झोल नहीं करती। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं देश के विकास के लिए काम करती है। तो ये सारे के सारे काम हैं, जो प्रयास हैं जो हमारे चुनाव आयोग ने और साथ ही में हमारे उच्च न्यायालय ने किए हैं ताकि जो राजनीतिक दल है उनमें सुधार लाया जा सके। ठीक है, या हाँ बिल्कुल सुधार लाया जा सके और उन्हें सुधारा जा सके। अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जो कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम ये चीज़ें करें तो पार्टियां और अच्छी हो सकती है, बट अभी कुछ हुआ नहीं है इनमें। ठीक है, राजनीतिक दलों में सुधार के लिए कई कदम उठाए जाते हैं, वह नीचे निम्नलिखित हैं। उठाए जा सकते हैं हो सकता है, ठीक है, उठाए जा सकते हैं, वो नीचे निम्नलिखित है। पहली बात तो कि राजनीतिक दल में
आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। एक ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिससे जो भी राजनीतिक दल है, ठीक है, उसमें क्या हो कि आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित ढंग से चलाया जा सके। ठीक है, सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, मतलब मेंबर रजिस्टर बनाए। ऐसे ना हो कि कोई बड़ा लीडर कह दे इसको रखो इसको ना रखो, तो ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। पूरा एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। अपने संविधान का पालन करें और साथ ही में पार्टी में विवाद की स्थिति में एक लोकतंत्र प्राधिकारी का को पंच बनाए। इसका मतलब है कि पार्टी के अंदर भी क्या हो कि पंच वगैरह की व्यवस्था बनाए। अगर कोई बंदा गलत काम करता है तो उसे हटाया जाए, चाहे वो बड़ी पोस्ट पे हो चाहे छोटी पोस्ट पे हो, और वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी भी पार्टी लीडर के अधीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़े पदों का खुला चुनाव कराए। ऐसा ना हो कि जो बड़ी पोस्ट पे सिर्फ एक उसका ही बेटा बैठे, बड़े लीडर का ही बेटा बैठे, ऐसा नहीं होने चाहिए। उसके लिए चुनाव किए जाने चाहिए और वो खुले चुनाव होने चाहिए। पहली चीज़ तो ये करनी चाहिए कि लोकतंत्र जो भी राजनीतिक दल हैं उनमें आंतरिक कामकाज के लिए एक व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। दूसरा है कि 1/3 जो सीटें हैं मिनिमम, ठीक है, वो टिकट वगैरह है वो महिलाओं को दी जानी चाहिए, और जो उच्च पद है, प्रमुख पद है, उनको औरतों के लिए आरक्षित कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि चुनाव का खर्च जो है वो सरकार उठाए। ठीक है, सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। यह मदद पेट्रोल, कागज़, फ़ोन के रूप में की जा सकती है। यहाँ पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नगद पैसे दिए जा सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये पैसे देने से क्या सुधार होगा? देखो, अब कोई बंदा ऐसा होता है जो बहुत अमीर है, जो इलेक्शन लड़ता है अपने फ़ायदे के लिए, और एक दूसरा बंदा है जो गरीब है पर देश के लिए कुछ करना चाहता है। अब जो देश के लिए कुछ करना चाहता है उसके पास तो पैसे ही नहीं है अपना प्रमोशन करने के लिए, कैंपेन चलाने के लिए। तो इसमें ये बात बोली गई है कि अगर जो चुनाव है वो सरकार उसका खर्च उठाए ना, तो जो लोग हैं जो अच्छा करना चाहते हैं देश के लिए वो भी आगे आ पाएंगे। ठीक है, और चाहे आप उसकी पेट्रोल, कागज़ या फ़ोन वगैरह देकर उसकी हेल्प कर सकते हो, या आप पिछले चुनाव में जितने % उसको वोट मिले थे उसके हिसाब से, मतलब अगर किसी पार्टी को पिछले चुनाव में ज़्यादा वोट मिले तो उसको ज़्यादा पैसे दो, कम वोट मिले उसको कम पैसे दो, बट ऐसे आप हेल्प कर सकते हो। ठीक है, 2 और तरीके हैं जिससे राजनीतिक पार्टियों में बदलाव लाया जा सकता है, चेंज लाया जा सकता है। 2 और तरीके हैं जिससे राजनीतिक दलों में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, पहला तरीका है राजनीतिक दलों पर लोगों का दबाव बनाने का। ठीक है, मतलब लोग क्या करें, चिट्ठियाँ लिखे, ठीक है, प्रचार करने और आंदोलन करने के जरिए ऐसा किया जा सकता है। देखो, अगर आप सरकार के खिलाफ, अगर सरकार कुछ गलत करती है उसके खिलाफ चिट्ठियाँ लिखते हो, ठीक है, प्रमोशन करते हो उसका कि आज ये पार्टी गलत कर रही है, और उसके खिलाफ आंदोलन चलाते हो, तो कहीं ना कहीं एक दबाव बनता है पार्टियों पे, और इससे क्या होता है, सुधार होता है। अब है ना, वो पॉलिटिकल पार्टी डरेगी कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो यार ये लोग तो फिर हमारे खिलाफ हो जाएंगे, तो ये अच्छा होता है। दबाव समूह, आंदोलन और मीडिया के माध्यम से भी ये किया जा सकता है। आप चिट्ठियां लिखकर, प्रचार करके, आंदोलन करके, दबाव समूह के द्वारा, मीडिया के द्वारा, मीडिया आपको पता है ना हमारे लोकतंत्र का चौथा ये स्तंभ है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ें करके, ये सारी की चीज़ों का मतलब करके हम क्या कर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, लोकतांत्रिक जो राजनीतिक दल है उनमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सुधार का दूसरा तरीका है सुधार की इच्छा रखने वाले को खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना। ठीक है, मतलब जो बंदा चाहता है कि राजनीतिक दलों में सुधार हो वो बंदा खुद इलेक्शन लड़े। ठीक है, यही दूसरा तरीका है जिससे हम सुधार ला सकते हैं राजनीतिक दलों में। खराब राजनीति का समाधान है ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति। अगर कोई बंदा खराब राजनीति करता है तो उसमें सुधार कैसे लाया जा सकता है, जब आप अच्छी राजनीति करो। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा जो लिया जा सकता है किसी भी लोगों द्वारा कि वो खुद एक इलेक्शन लड़े। ठीक है, सो आई होप आपको सारे के सारे पॉइंट समझ आए हो, पूरा चैप्टर समझ आए हो। सो वीडियो लाइक करना, ठीक है, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। मैंने देखा है कि ये जो लाइक हैं वो शेयर में और सब्सक्राइबर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, तो मैं आपसे बोलूँगा कि यार ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और जो भी, मैं नहीं सिर्फ हिंदी मीडियम की जो भी वीडियो बनाता है उसको सपोर्ट करो, उसके चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, क्योंकि हिंदी में कंटेंट कम मिलता है, और जब आप हमारे जैसे लोगों को जो हिंदी में भी बनाते हैं और इंग्लिश में भी बनाते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे पीछे ना रह पाए, तो उनको सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और साथ ही में शेयर ज़रूर करना, जिससे बाकियों को भी पता चले, क्योंकि मैं सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म करवा चुका हूँ। तो अब आपके जिम्मे है कि आप इसको कितना शेयर करते हो। पहली बात तो थैंक यू सो मच यार, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने, 30,000 क्रॉस हो गए हमारे। सो
थैंक यू सो मच। मेरे को लगा नहीं था कि कभी भी ये क्रॉस होंगे, बट हुए हैं आपकी बदौलत, तो थैंक यू सो मच। एंड एक और बात यार, मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है मैं आपके लिए भी कुछ करूँ, ठीक है? जितना हो सके मैं इस चैनल पे तो कर ही रहा हूँ, और साथ ही में मैंने एक न्यू चैनल बनाया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पे उसकी फ़ोटो दिख रही होगी, उसमें दिख रहा होगा कि 1000 सब्सक्राइबर हैं। अभी तक मैंने कुछ वीडियो अपलोड नहीं करी उस पर, बट एक्चुअल में जब आप देखोगे ना तो उसमें 1500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा और ऊपर आई बटन में चेक करोगे तो उस पर 1500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, जबकि मैंने अभी तक उस पर कुछ वीडियो अपलोड नहीं करी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बच्चे हैं उनको पता है कि वहाँ पर मैं क्या अपलोड करने वाला हूँ। वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ, और मैं ये बताने वाला हूँ कि मैंने यूट्यूब से कैसे अर्न किया, मैं कैसे अर्न करता हूँ, और आप कैसे कर सकते हो। सिर्फ यूट्यूब से नहीं, और अलग अलग प्लेटफॉर्म से एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है, क्योंकि पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आती है एक स्टूडेंट की लाइफ में, तो वो ना आए उसके बारे में मैं वहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसकी नोटिफिकेशन बेल दबा देना। 1500 से ज़्यादा बच्चे पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो आप पीछे मत रह जाना। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना, उसकी भी और इस चैनल की भी, ठीक है? और आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे फॉलो कर सकते हो। अगर मैंने वेबसाइट बना दी होगी तो नोट्स के लिए उस वेबसाइट पे आप जा सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम का एक लिंक दे रखा होगा, वहाँ उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं बताता रहता हूँ कि मैं अगली वीडियो कौन सी डालने वाला हूँ, और साथ में नोट्स वगैरह भी देता रहता हूँ, ठीक है? सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।